अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज इम्पोर्टेंट दिन है, 21 अप्रैल है और आपको मालूम है कि आज 21 ही सीटों के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं और ज़मीनी इंतख़ाबात हैं। एक सीट जो है वो तो बिल्कुल उसमें हुए ही नहीं था इलेक्शन, तो उस लिहाज से बहरहाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और एक और लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट दिन है, जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं और वो ये है कि आज इकबाल का भी दिन है और उनकी डेथ एनिवर्सरी है और इसी हवाले से एक छोटा-सा उनका जो मैसेज है वो आपके लिए याद दहानी के लिए कि इकबाल ने फरमाया कि बिजली हूँ, नज़र कोहो बयाबां पे है मेरी, बिजली हूँ, नज़र कोहो बयाबां पे है मेरे लिए शायाँ खसो खाशाक नहीं है। यानी उनकी जो नज़र है, वो कह रही हैं कि बड़ी ऊँची है, मेरी तो नज़र जो है वो तो पहाड़ों पर और बियाबानों पे जाती है और जो खसो खाशाक जो कि कसूर साहब कह लें, जिसको आप कह लें कि बिल्कुल जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल हम इसी तरह खसो-खाशाक में ही इतने उलझ गए हुए हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारी मंज़िल क्या है और हमारा रास्ता क्या है, हमने जाना किधर है और किस तरीके से जाना है, ये हमारा हमारा कुछ हमें अंदाज़ा तक ही नहीं है। तो इस लिहाज से ये मैसेज है इकबाल का, ये आपके लिए भी ज़रूरी है, हम सब के लिए भी ज़रूरी है और ख़ास तौर पे जो लोग जो नौजवान हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इकबाल ने जो भी बात कही है, वो चाहते ये हैं कि जो नौजवान हैं, वो आगे बढ़ें और अपने आप को बेहतर बनाएँ। तो ये इकबाल का पैगाम, बल्कि एक और मुझे शेर याद आ रहा है, क्योंकि इसमें उन्होंने खुददारी की भी बात की है और उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो नौजवान हैं, उनके अंदर एक खुददारी होनी चाहिए। तो मुझे याद है कि 17-18 साल पहले जब मैं पीटीयू में था, तो हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, हबीबुर रहमान साहब, तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे एक शेर सुनाया था, बड़ा ही खूबसूरत शेर था। तो उन्होंने कहा था कि इलाही निगहदाश्त आबरूए गदाए ख़ीश, इलाही निगहदाश्त आबरूए गदाए ख़ीश कि अज़ जुए दीगरां पुर न कुनद प्याला रो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐ परवरदिगार, तू अपने इस गधा को, अपने इस बंदे को, गरीब फ़कीर को, इसकी आबरू की लाज रख लेना। कि ऐ परवरदिगार, तू इस फ़कीर की लाज रख लेना आबरू की, क्योंकि ये वो फ़कीर है तेरा कि जो दूसरों की नदी से अपना प्याला नहीं भरना चाहता। यानी उसके सामने से नदी गुज़र रही है, पानी गुज़र रहा है, लेकिन उसके अंदर खुददारी इतनी है कि वो अपना प्याला भी जो है, हालाँकि प्याले में कितना पानी आ सकता है, लेकिन खुददारी की वज़ह से वो कहता है कि नहीं, चूँकि खु मेरी नहीं है, तो मैंने इसमें से प्याला भी नहीं भरना। तो इसलिए फिर वो दुआ माँग रहा है कि अल्लाह, तू इस फ़कीर की जो आबरू है, इसकी खुददारी जो है, उसकी हिफ़ाज़त करना। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है और ख़ास तौर पे जो आजकल के हालात हैं, इसमें तो आप देखें कि जो हमारे नौजवानों के साथ हो रही है, हमारी ख़वातीन के साथ हो रही है, जो एक और शेर याद आ रहा है कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ़्ता सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं कि जो वाजिब भी ना थे। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जो ऐसे-ऐसे लोग जो बेचारे जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था 9 मई के साथ और इस ड्रामे के साथ, उनको अभी तक अंदर रखा हुआ है और बेचारे उनके घर वालों की क्या हालत होगी, उनकी अगर बहनें, माएँ, भाई उनकी बीवियाँ, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि घर में अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो उसकी क्या हालत हो सकती है। बहरहाल अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इलेक्शंस ज़मीनी हो रहे हैं, इसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे और दूसरी जो चीज़ें हैं, वो भी चल रही हैं। ख़ास तौर पे जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट आज जो वाक़या हुआ है, वो है कि जो पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, उससे वाबस्ता जो कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर अमेरिका ने, अब देखें ये अमेरिका की बड़ी आशीर्वाद के साथ ये सारा कुछ चल रहा है ना इस वक़्त पाकिस्तान में। इसके बावजूद उन्होंने जो कंपनीज़ जो हमारे साथ डील कर रही थी, उनको जो है ना, वो जनाब कर दिया है, बैन कर दिया है और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है और इसके ऊपर बड़ा अच्छा हुआ है कि पीटीआई की तरफ से जो है वो इनका तर्जुमान जो तहरीक-इंसाफ के उनका बयान आया है, उसके उसमें वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो सालमियत दिफ़ा और कम से कम दिफ़ाई सलाहियत के जो एहतमाम के हवाले से पाकिस्तान का पुरअमन मिसाइल प्रोग्राम है, निहायत अहमियत का हामिल है और अमरीकी इंतज़ामिया के इक़दाम ने मज़ीद जो मिसाइल प्रोग्राम है, उसके हवाले से पूरी कौम में तशवीश की एक गैर मामूली लहर को जन्म दिया है। ये तर्जुमान जो हैं तहरीक-इंसाफ के, वो ये कह रहे हैं और फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि अवामी ताईद और मैंडेट से महरूम हुकूमत की निहायत हसासियत के हामिल दिफा और खारजा अमूर से जुड़े मामला से निमटने की सलाहियत पर आंखें बंद करके एतमाद करना मुमकिन नहीं रहा। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ ये कितनी बड़ी बात उन्होंने की है। वो कह रहे हैं कि अमरीकी इंतज़ामिया के इस इक़दाम पर वफ़ाकी हुकूमत ख़ुसूसन वज़ारत दिफ़ा का मौक़िफ़ क्या है और उस पर क्या हिकमत अमली इख्तियार करने का इरादा रखते हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि अमरीकी इंतज़ामिया के इस इक़दाम के पाकिस्तान के दिफ़ा
खुसूसन मिसाइल प्रोग्राम पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये भी हमें बताया जाए। और फिर ये भी है कि कौमी मफादात पर पीटीआई जो है किसी किस्म की आंच या मुल्क की सलामती और दिफा को दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर खतरे में डालने की कोई कोशिश जो है उसको गवारा नहीं करेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि इसके बारे में क्लैरिटी आए, क्योंकि ये एक हमारे जो ख़ास तौर पे सो कॉल्ड हमारे जो एलाई हैं और ख़ास तौर पे सो कॉल्ड जो हमें दोस्त कहते हैं, उनकी तरफ से इस तरह का इक़दाम किया जाना। और मैं देख रहा था कि जो फ़ॉरेन ऑफ़िस है हमारा, उसको तो आपको पता है वो सोया रहता है अक्सर। और एक छोटी-सी बड़ी अजीब तरह की उसने स्टेटमेंट दी है कि जी नहीं, ये ऐसा नहीं है, वो नहीं है और हम तो पहले भी मिलके ये काम करना चाहते हैं। तो ये इस तरह की लोलो-पोपो जो है वो फ़ॉरेन ऑफ़िस करता रहता है। तो उसका कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। बहरहाल जो बाकी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ज़रा बात करते हैं। और अभी मैं आपको देखता हूँ कि अभी ये जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे आज जो रिपोर्ट हुआ है बुशरा बीबी के हवाले से, इमरान खान साहब के एक लेटर के हवाले से, इन सब पे अभी। अच्छा, सबसे पहले तो देखें कि जो ज़िमनी इंतख़ाबात हो रहे हैं, उसमें आप देखें कि कितना खौफ़ है। इतना ज़्यादा खौफ़ है कि समझ नहीं आ रही कि लोगों की इतनी शदीद किस्म के तरीके से एक तो पहले कैंपेन नहीं चलाने दी गई, फिर ऊपर से कुछ आखिरी दिन में कुछ जलसों का इजाज़त मिली, तो उसमें भी हमने देखा कि क्रैकडाउन हुआ, लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो ये कैसी जमहूरियत है और ये कैसी जमहूरी हुकूमतें हैं? कि जो जलसा तक नहीं करने देती और कैंपेन तक नहीं करने देती और फिर लोगों को ये भी कहती हैं जी कि आप बड़े-बड़े चैंपियंस हैं जमहूरियत के। मुझे समझ नहीं आती। एक एक तो देखें ना, छोटी-सी बात मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो लाहौर की है, उसका आप देखें कि उन्होंने ये लेटर निकाल दिया है कि जनाब ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बंद हो जाए क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम अभी ईद के बाद आए हैं, छुट्टियों के बाद, और आपको पता है कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं, केपीके से, बलूचिस्तान से, दूसरी जगहों से। तो जो लोग इतनी दूर से आए हैं, वो कैसे 2 दिन के लिए चले जाएँ वहाँ से? और क्यों चले जाएँ? क्या इलेक्शंस की वजह से सारे का सारा निज़ाम जो है वो तलपट कर दिया जाएगा? मुझे समझ नहीं आ रही, ये हमारी जो वज़ीर आला साहिबा हैं, ये क्या कर रही हैं और किस तरीके से कर रही हैं? पुलिस इनके काबू नहीं आ रही। वो आप कल सरगोदा वाली आपने खबर देख ही ली कि क्या वहाँ पे एक ब्रोथल हाउस खुला हुआ है और ये पता नहीं और कहाँ-कहाँ पे खुले हुए होंगे। ऊपर से जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो बेचारे कह रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या ज़ुल्म हो रहा है? और उनको 2 दिन के लिए कह दिया कि आप चले जाएँ। अब वो कहाँ पे चले जाएँ? मुझे नहीं समझ आ रही कि वो बेचारे कहाँ पे चले जाएँगे। और अगर अगर किसी ने जाना भी होता है, तो अच्छा खासा किराया होता है। क उनके पास अफोर्डेबिलिटी का इश्यू होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये किधर जा रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है, उसको किसी की नज़र लग गई है, क्या कोई बददुआ लग गई है, कोई समझ नहीं आ रही। तो इस लिहाज से मेरा ख़्याल है कि ये जो पंजाब हुकूमत है और जो बाकी हुकूमतें हैं, इनको ज़रा होश के नाखुन लेने चाहिए। और ख़ास तौर पे जो बाजोड़ का वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद तो मेरा ख़्याल है कि बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है कि किस तरीके से ब्लैटेंटली ये सब कुछ हो रहा है। तो इन अमूर पे ज़रा बात करते हैं। हमें जॉइन कर रहे हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। आप ना आपको ज़रा अनम्यूट करें, आप म्यूट हुए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, तो सबसे पहले तो ज़रा मुझे ये खबर के तौर पे मुझे बताएँ कि कुछ हसन नियाज़ी का और मियाँ इक़बाल वग़ैरह का कुछ कुछ पता चला है जी कि वो कहाँ पे हैं? कोई उनके वेयर अबाउट्स का कुछ पता चले? अभी तक तो उनके हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। उनकी फैमिली ट्राई कर रही है कि उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी तक हाँ, उनकी मुलाकात नहीं करवाई। उनको गुज़िश्ता दिनों कोर्ट के अंदर से गायब कर दिया गया था। उसके बाद उनको पेश नहीं किया गया और जुमेरात के दिन उनकी फैमिली की मुलाकात थी। तो हुँ। फैमिली जैसे ही वहाँ पहुँची है, तो उनको बताया गया कि आज आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अभी तक वही सिचुएशन है जो कि 2 दिन पहले थी, किसी को कुछ जी, पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। जी, जी, ये इस तो हवाले से बहुत ही अभी तक सीरियस सीरियस बात है। अच्छा, अब पूरे ज़रा सवाल आज हाँ, आप ज़रा मुझे बताएँ चौधरी साहब कि कल आप गए हुए थे, सारे ये जो टेस्ट वग़ैरह हुए थे बुशरा बीबी साहिबा के, उसमें सारी सिचुएशन आपने सब अपनी आँखों के सामने देखी और उसके बाद फिर हमने पंजोता साहब की जो प्रेस टॉक थी, वो भी हमने देखी। उसमें उन्होंने कहा कि जी उनको ट्रेसेस नज़र आए हैं, उनको लगता है कि वो जो हाई पिक वग़ैरह जो वो कह रहे थे कि जो पॉइज़नस एलिमेंट है, वो उन्होंने उसके अंदर ट्रेसेस उसको मिले हैं। तो क्या इसके बारे में अभी रिपोर्ट से पहले कहा जा सकता है कि ये बात ठीक है कि उनके कुछ पॉइज़न वग़ैरह डाला गया है? देखें, अब उनके मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पाई गई है और उनकी जो खुराक की नाली थी, उसके अंदर वर्म, सोज़िश और सूजन पाई हुँ, गई है। अब देखें, एक आदमी अगर जेल में होता है और जेल का खाना जो होता है, वो एक आप पूरे प्रोसीजर के तहत गुज़र के जाता है। उसके हाँ, अंदर वो ज़ाहिर है
उसका बाकायदा टेस्ट होता है, उसको बाकायदा एक जो जेल मैनुअल होता है उसके मुताबिक पास किया जाता है। तो आप देखिए एक खाना जो है वो मेडिकली पास होके जाता है, तो फिर उसके अंदर इतनी तेज़ाबियत का तो इम्कान नहीं होता कि अब देखिए आप अगर खाना खाते हैं कहीं भी, तो हाँ, आप अगर बाहर रेहड़ी से खाना खाएँ या कहीं ऐसी खराब खाना खाएँ तो आपको तेज़ाबियत का इम्कान पैदा होता है। जैसे हम कहते हैं कि पकोड़े खाते हैं आप या रेहड़ी से उठा के हाँ, कुछ चीज़ें हाँ, खा लें तो तेज़ाबियत का इम्कान है। होता है, लेकिन जेल बिल्कुल के अंदर जो होता है। खाना एक मेडिकली पास होके जा रहा है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ाबियत कैसे हो सकती है? वो इतना गैर सेहतमंद कैसे हो सकता है कि वो इतनी शदीद किस्म की तेज़ाबियत पाई गई है और खुराक की नाली तक के अंदर सोज़िश, सूजन और वर्म पाया गया है। ये तो बड़ी सीरियस बात है और ख़ास तौर पे मैंने सुना है कि उनके जो होंठ हैं, उनके ऊपर जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी हुई है। जी, जी, एज़ पर डॉक्टर रिपोर्ट जो है वो यही है। बड़ा ज़ुल्म है। ये देखें ये मेरा ख़्याल है कि शायद यही वजह होगी कि वो नहीं चाह रहे होंगे कि शौकत खाना में टेस्ट करवाए जाएँ और जो पिम्स है उसके उसके अलावा किसी और जगह अलावा पे मैं जाया एक और जाए। चीज़ देखें, मैं आपको बताऊँ कि जो अदालत थी उसने 4 टेस्ट करवाने का कहा था, उनमें से 1 एंडोस्कोपी थी और 3 ब्लड के टेस्ट थे। अब ठीक है। ब्लड टेस्ट के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल से मर्ज़ी के हॉस्पिटल से करवाने का हुक्म था। अब सिर्फ़ एक एंडोस्कोपी जो है वो अशफ़ाक़ से करवाएगी, वो भी तब करवाएगी जब हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा इस मामले को उठाया गया और हाइलाइट किया गया। और तो अदालत ने उनको स्ट्रिक्टली इस बात पे पाबंद किया कि अशफ़ाक़ से आप एंडोस्कोपी करवाएँगे और जो मेडिकल ब्लड टेस्ट हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी के किसी प्राइवेट इदारे से करवा सकते हैं। तो हमने वहाँ शौकत खानम का नाम दिया था। तो कल शौकत खानम का जो बंदा था ब्लड सैंपल लेने के लिए वो वहाँ हॉस्पिटल के गेट पे मौजूद रहा, उसे इजाज़त नहीं दी गई कि वो वहाँ से ब्लड सैंपल लेके शौकत खानम से टेस्ट करवा सके। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत-ए-हाल थी और जैसे एंडोस्कोपी की अब रिपोर्ट आई है तो उसके अंदर ये बिल्कुल वाज़िह हुआ है कि 2 माह पहले का जो खाना दिया गया जिसके अंदर उनको कोई एसिडिटी चीज़ दी गई, जिसकी वज़ह से उनके मैदे के अंदर अभी तक खुराक के खाने की नाली जो है उसके अंदर सोज़िश और सूजन पाई गई है और तेज़ाबियत पाई जा रही है। अब ये ब्लड टेस्ट होना था, उससे खून के अंदर जो ट्रेसेस थे उनका मालूम हो हुँ। सकता था, लेकिन वो कल अलाउ नहीं किया गया है। अच्छा वो क्यों नहीं अलाउ किया गया? उसकी क्या वजह बताते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे देखिए, अब एंडोस्कोपी भी तब इन्होंने तब करवाई जब अदालत की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्टली हुक्म था। अदालत ने ये कहा कि ये हाँ, इनका बड़ा सीरियस मैटर है और ये गुज़िश्ता 1.5 महीने से आपके सामने उठा रहे हैं और आप इस पे क्यों नहीं करवा रहे? तो फिर अदालत ने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा, उसने कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की। उन्होंने कहा पहले आप इन चीज़ों को एड्रेस करें और ये बड़े सीरियस मैटर है। तब जाके इन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें वो टाइम दिया और मौका दिया कि हम वो टेस्ट वगैरह करवा सकें। और अब एंडोस्कोपी की रिपोर्ट के बाद तो ब्लड टेस्ट होने बहुत ज़रूरी हो गए ताकि ये पता चल सके कि खून के अंदर उनकी कैसी उनको क्या ऐसी कोई चीज़ दी गई है कि जिसकी वजह से उनके ब्लड के अंदर ये चीज़ें पाई गई हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि इमरान खान साहब के साथ आपकी एक और मुलाकात हुई है और अब जो है वो जो लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो उसमें आपने बताया था कि वो शीशे वग़ैरह और वो पार्टीशंस वग़ैरह लगा दी गई हैं। तो अब क्या वाक़ईतन जज साहब के कहने से वो रिमूव कर दी गई हैं और दरमियान में शीशा भी अब नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली आप बात कर सकती हैं उनसे? जी, जी, जो जुमेरात के दिन जो तारीख थी, गुज़िश्ता तारीख थी, उसके हाँ, ऊपर जैसे ही हम कोर्ट में पहुँचे तो शीशे की दीवारें लगाई गई थी और हाँ, पार्टीशन कर दी गई, तकरीबन 8 से 9 फीट की दीवारें लगा दी गई थी। तो जिसके ऊपर हमने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 352 के तहत एप्लीकेशन दी कि ये ट्रायल जो है ये ओपन होना चाहिए। आपने फैमिली को, मीडिया को और पब्लिक को जो है ना वो केबिन्स के अंदर बंद कर दिए जिनको आवाज़ तक नहीं जा रही। अब हाँ, जैसे हम परसों पहुँचे जो तारीख थी जुम्मे वाले दिन, तो या उसमें देखा है कि वो अब उसके बाद मज़ीद सख्ती कर दी गई थी और जो साइड पे जो कुछ छोटी-मोटी जो कहीं थोड़ी-सी जगह थी जहाँ से आवाज़ पास हो सकती थी, तो वो भी उन्होंने उसके ऊपर भी लकड़ी की वो लगा के और प्लास्टिक की शीटें लगा के वो भी बंद कर दी गई। जिसके ऊपर अदालत ने जो जज साहब हैं उन्होंने सबसे पहले ही आते ही हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आर्गुमेंट सुनने के बाद एड्रेस किया और एंटरटेन करते हुए फ़ौरन ऑर्डर जारी किया कि ये ओपन हुँ, ट्रायल के जो बुनियादी तकाज़े हैं उनको पूरा किए बगैर मैं आगे प्रोसीडिंग नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि इनको फ़ौरन हटाया जाए। तो फिर अच्छा, हम उधर मौजूद ही थे कि वहाँ अमला लगा दिया गया था जिन्होंने उसको उखाड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। तो हुँ, 10-15 मिनट बाद वो फिर रोक दिया गया था। अब अदालत ने ये इस चीज़ को इंश्योर करवाया कि जो मीडिया है वो आप उससे जो है उसकी एक्सेस और फैमिली की जो प्रोसीडिंग तक एक्सेस है उसको यकीनी बनाया जाएगा और इस वजह से उस दिन मज़ीद कोई भी मज़ीद कार्रवाई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की नहीं हो गई। सकी। अच्छा नहीं हो सकी तो क्या मीडिया जो है वो उनसे बातचीत कर सकेगा और क्वेश्चंस वग़ैरह कर सकेगा?
जी, जी, उस हवाले से जज साहब ने एक कहा कि आप जो है वो जब मीडिया आता है तो उससे कम से कम सियासी गुफ्तगू ना करें। तो खान साहब ने कहा कि चूँकि मेरे खिलाफ बाहर मुख्तलिफ तरह की खबरें गर्दिश कर रही होती हाँ, हैं, हाँ। तो उस हवाले से मुझे अपनी पोज़ीशन क्लैरिफ़ाई करने के लिए मीडिया से मेरी बात करने की मेरा बात करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस पे अदालत ने ये कहा है कि आप अदालती कार्रवाई ख़त्म होने के बाद 10 मिनट तक आप मीडिया से गुफ्तगू कर सकते हैं और ये हमें इजाज़त दी गई है। ये फिर इसका मतलब है कि वो फिर ईज़िली अब लोगों से बातचीत हो सकेगी और आप लोगों से भी बातचीत जो है वो उसकी हियरिंग के बाद हो सकेगी, नहीं, हमारी तो दौरान समात ही गुफ्तगू हो रही होती है चूँकि हम हो रही पास ही होती है। होते हैं। हाँ, हम ठीक इकट्ठे है, ही होते हैं। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएँ कि इमरान खान साहब की ओवरऑल क्या सूरत-ए-हाल थी? क्योंकि मैं देख रहा था कि उन्होंने बाजोड़ के वाक़ये के ऊपर भी अपना रिएक्शन दिया है और एक लेटर भी है, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। लेकिन ये कि जो बाजोड़ का वाक़या हुआ है, उसपे भी उन्होंने काफ़ी कंसर्न शो किया है, जिस तरीके से वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है, उसके बाद फिर हड़ताल वहाँ पे हो गई है, लोगों ने दफ़्तर में काम करना बंद कर दिया है। तो वो भी गुफ्तगू जो है वो आपके सामने हुई थी? अच्छा, बाजोड़ वाले वाक़ये के हवाले से गुफ्तगू तो मेरी मौजूदगी में नहीं हुई है। हुँ, हुँ। इस हवाले से मैं मज़ीद कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ उन्होंने ज़रूर कही हुई है कि हाँ, बावल नगर वाले वाक़ये पे उन्होंने कहा था कि ये एक जंगल का कानून है। अब जंगल ऐसा लग रहा है जैसे हुँ, पाकिस्तान में जंगल का कानून चल रहा है, ताकत का कानून चल रहा है, तो रूल ऑफ़ लॉ तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। ये एक जंगल का कानून है और इसके लिए उन्होंने नई टर्म एक इस्तेमाल की है कि ये जंगल का कानून चल रहा है। हुँ। जंगल का कानून चल रहा है। अच्छा ये मुझे बताएँ कि जो लेटर उन्होंने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए लिखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और वो ये है लेटर जिसमें उन्होंने तफ़सील से उनसे उनको अपना हल्फ़ याद करवाया है, उनको ये बताया है कि आपको क्या-क्या करना चाहिए, हमें इंसाफ़ नहीं मिल रहा। ये जो लेटर है इसमें बड़ी तफ़सील से उन्होंने बात की है। इसकी उनको क्या ज़रूरत पेश आई है? क्यों वो इस मौके के ऊपर क्यों वो लेटर लिखना चाह रहे थे? देखें, जो खान साहब की आज तक जो उनकी सियासी अगर आप जदोजहद का जायज़ा लें, उनकी हाँ, जमात के नाम का अगर जायज़ा लें, उनकी तकारीर का जायज़ा लें, तो एक चीज़ उन्होंने कहा कि मेरी जमात का नाम तहरीक-ए-इंसाफ़ है, इंसाफ़ की तहरीक है और मुल्क के अंदर रूल ऑफ़ लॉ होना चाहिए और अदलिया जो है, वो मज़बूत होनी चाहिए और बालादस्त होनी चाहिए। और वो अदलिया को जो है, वो तमाम उम्मीदों का मज़हर समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर अदालतें ताकतवर होंगी, मज़बूत होंगी, तो मुल्क के अंदर रूल ऑफ़ लॉ आएगा और रूल ऑफ लॉ सिर्फ अदालत के ज़रिए आता है। और वो हुँ, समझते हैं कि जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और वो जो अदलिया है पाकिस्तान की, उसके सरबराह हैं। तो जितनी भी हाँ, अदलिया है, वो इस वक़्त रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ देखती है, जो इस वक़्त हमारे बहुत सारे बुनियादी हकूक़ हैं और हमारे बहुत सारी जो पिटिशंस हैं, उनकी वो हुँ, समाअत नहीं कर रहे। उनके अक्सर जितनी भी हमारी पिटिशंस हैं, उनको वो एंटरटेन नहीं कर रहे। उनके जितने भी फैसले आ रहे हैं, उनसे नून लीग को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम है, जो तहरीक उनको इंसाफ नहीं है, हो रहा। उसके बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हैं। चाहे वो बल्ले के निशान का फैसला हो, चाहे वो बुनियादी हकूक की पिटिशन का फैसला हो, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से फैसला हो। तो उनका बिल्कुल बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा इस वक़्त पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस हैं और उनके ज़िम्मे आईन पाकिस्तान का नफ़ाज़, पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और सियासी आज़ादी उनके बुनियादी हलफ़ के अंदर शामिल है और उनको इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि आइन के तहत जो हकूक दिए गए हैं और जो सियासी आज़ादियाँ दी गई हैं और जो आइन की जो मंशा है, वो नाफ़िज़ करना, हुँ, उसके मुताबिक फ़ैसला करना, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो उनका हलफ़ है, उसका हिस्सा है। और वो बड़े अफ़सोस की बात है कि वो इस वक़्त उनके हलफ़ का जो तकाज़ा है, वो पूरा नहीं हो रहा है। पूरा नहीं हो रहा और उसका एक और भी हम देख रहे हैं कि जो 6 जजेस का जो लेटर थे, वो उसके ऊपर जो बातचीत हो रही थी, उसके ऊपर अब उन्होंने उन्हीं से पूछ लिया जी कि आपकी मज़ीद क्या तजावीज़ हैं। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो अपना एक बेंच जो है वो बना दिया है। तो अब देखते हैं कि इस्लामाबाद में क्या होता है और बाकी जगहों पे क्या होता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस केस को मज़ीद लटकाया जाएगा और उसमें से कुछ निकलेगा नहीं? देखिए, जो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल चल रही है, एक जंगल का कानून चल रहा है, उसके मुताबिक तो लगता है कि अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुल्क के अंदर जजेस जो जिनका काम इंसाफ़ देना था, वो खुद इंसाफ़ के मुतलाशी हैं। वो खुद इस वक़्त हाँ। इंसाफ़ तलाश कर रहे हैं। अच्छा ये जो एक मियाँ दाऊद साहब हैं, उन्होंने भी कोई पिटीशन वग़ैरह दायर की है जजेस के खिलाफ कि जी वो उन्होंने बड़ी सहूलतें दी हैं, लोगों को बड़े-बड़े काम करवा के दिए हैं। तो फिर इसका मतलब है कि उनको फिर मज़ीद हरासा की करने की कोशिश की जा रही है? देखें जी, मियाँ दाऊद जो हैं, वो एक प्रॉक्सी पेटिशनर हैं, वो किसी की ख्वाहिशात पे इस तरह की पेटिशंस मूव कर रहे होते हैं। जब भी कोई जज या कोई भी शख्सियत
قانون کی یا کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہے تو ان کے ہاں، خلاف فوراً پیٹیشن آ جاتی ہے. ان کی اگر آپ جتنی بھی پیٹیشن ہے ان کا جائزہ لیں تو وہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ اور ایک مخصوص ٹولے کو سپورٹ کرنے والی ہوتی ہیں. ہوں۔ تو اچھا یہ آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی صورتحال ہے آج آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک تو الیکشنز ہو رہے ہیں اور بڑی خطرناک قسم کی اس میں جو کیمپین چلائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور پھر اس میں بہت سارے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے، یونیورسٹیاں بند کر دی گئی ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی کی ابھی میں بات کر رہا تھا، اس کے ہاسٹلز وغیرہ بند کر دی گئی ہیں، اسٹوڈنٹس کو نکال دیا گیا ہے. تو اور ویسے بائی دا وے انٹرنیٹ سروس بھی بند ہو چکی بھی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر وہی کام ہونے کی مجھے امید ہے کہ جو بلکہ خدشہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ ہوا تھا 8 فروری والے دن. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے یا اسی طرح ہی اس کا ریپیٹیشن ہوگا 8 فروری کا؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ اس وقت تو یہ بنیادی امتحان ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ جن کے ذمہ پاکستان کے آئین کے نفاذ اور اس کی جو حقیقی روح ہے اس کے مطابق اس کا نفاذ ہونا چاہیے. اب جو سیاسی آزادی ہے، یہ رائٹ آف ووٹ ہے، یہ بنیادی حق ہے پاکستان کے عوام کے کا. اور اس کے اندر آج جس طرح کی جو نیٹ سروس بند کی گئی ہے، جو آپ نے چکوال کے اندر جو امیدوار ہے ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، نہ ان کی جو اپلیکیشن تھی وہ انٹرٹین کی جا رہی تھی، جو وہ اپنا پولنگ ایجنٹ چیف پولنگ ایجنٹ تعینات کرنے کے حوالے سے وہ ملنا چاہ رہے تھے، اور جو باجوڑ ہاں، کا واقعہ ہو گیا، اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کروانا چاہتے ہیں. اور لیکن 8 فروری کو عوام نے نکل کے جس طرح فیصلہ دیا تو عوام تو نکل کے فیصلہ دے گی، لیکن یہ عدلیہ کی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا امتحان ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کو کیسے انشور کر پاتے ہیں. لیکن ابھی اگر صورتحال کا ہم جائزہ لیں تو ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے یا صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ جتنے بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ضمنی الیکشنز ہیں ان کو رگ کر کے اپنے حق میں اس کا فیصلہ لیا جا سکے، جیسے فارم 47 کے مطابق لیا گیا ہے. تو یہ اگر اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں خدشہ آپ ظاہر کر رہے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کی پالیسی آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ پھر وہ مزید اس میں جو ہے آپ سختی دیکھیں گے اور مزید اس کی طرف آپ دیکھیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جائیں گے؟ لیکن جب آپ آئین پہ عمل نہیں کریں گے، قانون پہ عمل نہیں کریں گے تو ہوں، معاملات تو خرابی کی طرف جاتے ہیں. تو پھر تو ہاں، ملک کا نظام بھی اور سوسائٹی بھی دونوں خرابی کی طرف جائیں گے. خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں، جو جس کا مینڈیٹ ہے اسی کو دیا جائے. بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ. خالد یوسف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، اور ان سے ذرا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. پھر بھی ان کو دوبارہ تکلیف دیں گے، پھر ان سے گپ شپ لگائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی.